द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले वाले पार्ट में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की सारी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि वर्ल्ड किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड था, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। और उसमें पार्ट में हमने सारा पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन में किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है, और किस तरह से लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो यूएसए से कुछ जगह पर यूएसए से थोड़ा आगे था और कहीं जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर थी, ठीक है, उनमें, और उसके अलावा कुछ और चीज़ों में न्यूक्लियर पावर में, तो वो फर्स्ट नंबर पर यूएसए था और सेकंड नंबर पर अपना यूरोपियन यूनियन थी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एशियान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एशियान क्या है। एशियान था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एशियान की फुल फॉर्म क्या थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से था साउथ ईस्ट की जो एशिया, उनका पूरा का पूरा ग्रुप था, उसको बोलते थे एशियान, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशियान के अंदर 5 कंट्रीज़ थी। कौन कौन सी थी? बाय इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में आगे एक बार और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये 5 जो इसकी कंट्रीज़ थी और एशियान के बारे में पढ़ेंगे कैसे क्या क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले देखो कि क्या हालात थे कि डिक्लेरेशन, ये जो 5 एशियान का ग्रुप बना था, एशियान ग्रुप बना था, एक छोटा सा ग्रुप था इन 5 कंट्रीज़ को मिलाकर, ठीक है। तो इसका जो डिक्लेरेशन था वो कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में। बैंकॉक में इसका जब ये एशियान बना तो इसका घोषणा पत्र कहाँ पे पास हुआ? बैंकॉक में, ओके। अब ये बना क्या था एशियान? अब हमने ये पढ़ना है कि एशियान बनने के रीज़न क्या थे। देखिए रीज़न थे अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बनने के? टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दो दैट द सोशल प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट। एक्चुअली एशियान क्यों बना था? क्योंकि देखो आज़ादी से पहले कनोलियन टाइम पीरियड की बात देखते हैं। कनोलियन टाइम पीरियड कौन सा होता है? कनोलियन बताती हूँ कि जैसे मतलब जो भी कोई कंट्री, जो भी कोई किसी एक कंट्री के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंडिया का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। इंडिया में क्या था? इंडिया में भी जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में पूरा अपना कंट्रोल कर रखा, कितने टाइम तक राज किया, और ये तब तक राज करते हैं जब तक उन्हें वहाँ से उसी पर्टिकुलर कंट्री से वहाँ से फ़ायदा मिल रहा होता है। जब वहाँ से इनको बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है तो ये वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा ही इंडिया में हुआ था कि ब्रिटिशर से कितने टाइम तक राज किया, और यही था हमारा ईस्टर्न, हमारे पहले जो पढ़ा था हमने, और आज जो हम जो एशियान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने एशियान की 5 कंट्रीज़ पढ़ी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सारी की सारी, ये सारा का सारा टाइम पीरियड 1940 टू 1950 तक का था, जिसमें इन सबको आज़ादी मिली थी, ठीक है। कोई ना कोई कॉलोनियल पावर यहाँ पे रूल कर रही थी। अब देखो क्या था, ये एशियान क्यों बना, एशियान क्या और क्या क्या है, क्या कैसे बना, प्रॉब्लम्स क्या थी, सारी हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द ऑब्जेक्टिव। एशियान का क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए बना था एशियान? टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एशियान इसलिए बना था टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि एशियान में इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सके। इसी तरह से अभी ईस्टर्न यूरोपियन पढ़ा था, सारी की सारी क्या बात थी? इकोनॉमिक को ग्रोथ करने की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी किस लिए बना? टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल ग्रुप एंड डेवलपमेंट। ये एक सोशल प्रोग्रेस, थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ताकि सोशल लेवल पर प्रोग्रेस हो सके और इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या बना था? एशियान बना था, और इसके अंदर 5 कंट्रीज़ थी, ओके। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल लेवल पे जितनी भी उसके अंदर कंट्रीज थी, उसमें पीस, शांति बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। और जो भी वहाँ पे कानून बने वो रूल ऑफ लॉ हो, कानून के तहत उसे पक्की मान्यता हो, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स है, हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो सभी को फॉलो करने चाहिए, ओके। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब आप देखिए कि जो मेन जो पिलर था कि आसियान बना कैसे। अब हम वापस से उसी चीज़ को बैक जाएंगे जिस तरह से हमने यूरोपियन यूनियन में पढ़ा था, ठीक है। तब देखो कि 1945 में क्या हुआ था कि हमने पहले भी उसमें वही सेम आ जाएगा केस जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ईस्टर्न यूरोपियन के बारे में। अभी इसमें भी क्या हुआ, वही टाइम पीरियड था, क्योंकि ये भी नई इंडिपेंडेंस इनको आज़ादी मिली थी।
1945 में क्या हुआ आपको पता, कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, और उस टाइम पे क्या हुआ था, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, यूएसए यूएसएसआर ने अपना एलियंस पावर बना ली, गठबंधन कर लिया दोनों ने। ठीक है, अब इनके गठबंधन से क्या हुआ, एशियान कैन टेक हेल्प बेनिफिट। एशियान की इकोनॉमिक कंडीशन पहले जब वो आज़ाद हुआ, अब जो भी कंट्री देखो आज़ाद होती है कितने टाइम तक पहले तो उसको सप्रेस करके रखते हैं, और जब बहुत टाइम के बाद आज़ाद होती है तो वैसे ही नहीं उसके अंदर कुछ बचता। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करो, अब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कितने टाइम तक राज किया, उनके राज करने के बाद इंडिया कितना गरीब हो गया था। ठीक है, अभी बिना हम इकोनॉमिकल लेवल पे वहाँ तक नहीं पहुँच पे जहाँ बाकी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अभी चलो फिर भी काफ़ी डेवलप हो गया, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो इंडिया बिल्कुल गरीब हो चुका था जब ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के गए थे इंडिया को। अब ये भी यही सेम कंडीशन किसकी थी, आसियान की भी थी। तो आसियान में भी क्या हुआ कि जब वो फ्री हुआ 1945 में, जब उस आज़ादी मिली, तो उस टाइम आसियान भी बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत लो था। तो आसियान ने क्या किया, सोचा कि जब यूएसए और यूएसएसआर ने जो अलायंस पावर है उससे उसे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ईस्टर्न यूरोपियन को भी बेनिफिट किससे हुआ था, यूएसए ने उसको हेल्प की थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो एशियान था, एशियान ने सोचा कि एशियान कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ बेनिफिट। एशियान ने सोचा कि मैं यहाँ से हेल्प, इनके गठबंधन से, ये जो दोनों का गठबंधन हुआ है, अलियांस मिले हैं, यहाँ से मैं हेल्प ले सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, कोई हेल्प लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गई। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके बाद अचानक से क्या हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू होने की वजह से क्या हुआ, जो ये एशियान था उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, अब नो बेनिफिट बिफोर और राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब एशियान को तो ये लगा कि ना तो हमें आज़ादी से पहले कोई राइट था, बेनिफिट हुआ, ना आज़ादी के आज़ाद होने के बाद कोई बेनिफिट हुआ, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चली गई। ठीक है, अब इसमें तो एक दूसरे के अंदर मामले में कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हो गया कि इसने कहा कि ना तो आज़ादी से पहले कोई हमें वो मिला बेनिफिट हुआ, और ना ही आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब देखो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स फिर इसने क्या उठाए। अब कहीं से भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या सोचा एशियान ने कि हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एशियान ने क्या किया, जो छोटी छोटी कंट्री थी एशियान की, इन्होंने क्या किया, आसपास की जो छोटी मोटी कंट्री थी, जैसे हमने पहले 5 कंट्रीज़ पढ़ी थी, जो 5 हमने ये पढ़ी थी। ठीक है, कंट्रीज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इसने क्या किया, उन पाँचों की पाँचों कंट्रीज़ को मिला लिया। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या उठाया, ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। हालांकि आसियान की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम एशियान था, वो बहुत छोटा सा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक है, और कौन कौन सी थी, पांचों आप पढ़ चुके हो। कौन सी पांचों थी, बार बार बता रही हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, तो छोटा सा था, कुछ एक स्टेट्स थी, पहले तो कुछ एक ही जिसके अंदर थी 5 कंट्रीज़ थी। ठीक है, अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बना लिया इन्होंने मिलकर, एशियान। अब ये बनाने का रीज़न क्या था, क्यों बनाया, आप पहले ऊपर पढ़ चुके हो, क्योंकि इकोनॉमिकली लो था, नई आज़ादी मिली थी, तो पहले ही कुछ नहीं था, बिल्कुल गरीबी थी, पॉवर्टी थी। तो रीज़न क्या था कि हम सबको मिल जाना चाहिए, आसपास की जो कंट्रीज थी उनको मिलकर एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यही क्या था, एशियान ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बनाने का रीज़न क्या था, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई थी, एंड किस लिए, टू ग्रो, टू इकोनॉमिक लेवल पर ग्रो करने के लिए ये एशियान ग्रुप बनाया गया। ठीक है, अब देखो एशियान बना कब, 1967 में। ठीक है, और द मेंबर्स ऑफ द बैंकॉक, और इसके जो मेंबर्स थे कौन थे, बैंकॉक में थे। अब देखो हमने 5 कंट्रीज़ की बात की है, साइन बाय 5 कंट्री। जो ये इसका जो ये घोषणा वो बना था, जो बैंकॉक में इसमें इसका मैनिफेस्टो तैयार हुआ। अब ये जब एशियान बना, 5 कंट्रीज़ का जो पूरा का पूरा हमने पढ़ा था पहले भी, इस 5 कंट्रीज़ का जो घोषणा पत्र था वो कहाँ पे बना था, बैंकॉक में। बैंकॉक में इसका डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, बैंकॉक में डिक्लेरेशन हुआ, और वहीं पे क्या हुआ, इसका मैनिफेस्टो भी बन के तैयार हुआ। अब क्या हुआ, जब मैनिफेस्टो बना, तो मैनिफेस्टो क्या होता है, आपको पता है इंडिया में भी क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले मैनिफेस्टो बनाते हैं ना। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि मैनिफेस्टो के अंदर सारे के सारे जो भी कंट्री रूल कर रही है, जो भी मतलब इलेक्शंस में खड़ी हो रही है, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और ये बताया होता है कि भाई हम अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम क्या क्या करेंगे देश के लिए, ये करवा देंगे, ये सुविधा दे देंगे। तो इसी तरह से जब इन पांचों ने मिलकर एशियान बनाया, तो इन्होंने भी क्या किया, इसका जो मैनिफेस्टो था वो भी बैंकॉक में तैयार हुआ। ठीक है, कब, 1967 में। ये सारे वन वर्ड में को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 1967 में इसका बैंकॉक में जो है इसका मैनिफेस्टो भी बैंकॉक में तैयार किया गया, किसका, एशियान का।
ठीक है, एशियान का बैंकॉक में तैयार किया गया। अब देखो इसको शुरू में 5 कंट्रीज़ थी, ठीक है, उसने साइन किया। फाउंडर कंट्रीज़ कौन सी थी? वो 5 जो हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद इसमें 5 मेंबर और मिल गए, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री के 5 मेंबर और मिल गए? और 5 की जैसे कंबोडिया भी थी, वियतनाम भी थी, म्यांमार भी थी, और उसके अलावा और इसके अंदर 5 कंट्री में इसमें लाओ भी थी। तो ये कुछ 5 कंट्रियाँ मिलकर अब इसके कितने हो गए थे? 10 हो गए थे मेंबर, ठीक है। 10 कंट्रीज़ के इसके मेंबर हो गए थे। तो इसलिए कहते हैं कि स्मॉल कंट्रीज़, एक स्मॉल कंट्री स्मॉल लेवल पर था, ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। स्मॉल कंट्रीज़ थी इसकी, जितनी भी थी जो इसमें इन्वॉल्व थी एशियान में, स्मॉल कंट्रीज़ थी। एंड द डेवलपमेंट फास्ट नाउ। लेकिन क्या हुआ बाद में, हमने थोड़े टाइम के बाद क्या देखा, जितनी स्मॉल कंट्री थी, जितनी ज़्यादा एशियान में गरीबी थी, ठीक है, जितनी स्मॉल कंट्री, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, जो एक ड्रास्टिक चेंज आया और डेवलपमेंट फास्ट होने लगी, ठीक है। कैसे एशियान के अंदर एकदम से फास्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, जो बिल्कुल गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था, वहाँ पे कैसे फास्ट डेवलपमेंट हुई, ठीक है, और कैसे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि एशियान के अंदर किस तरह से फास्ट डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एशियान, ठीक है। एशियान इज़ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी इजीली। थैंक यू सो मच।